Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal, and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU, and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो हम बीपीसीएससी 110 की यूनिट 10 के लास्ट पार्ट को करेंगे, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू वर्क सेटिंग। इसके लास्ट जो दो टॉपिक्स हमारे बच गए थे, ग्रुप डायनामिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क सेटिंग्स, इन सबको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप डायनामिक्स से। तो इसमें है ग्रुप डायनामिक्स एट वर्क प्लेस। ग्रुप डायनामिक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी वर्क सेटिंग में जो डिफरेंट मेंबर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्शन देते हैं एक दूसरे के एक्शंस का, वो सारे जो ग्रुप मेंबर्स है वो बेस्ड होता है हमारे परसेप्शंस पे। ठीक है, हम किस तरीके से दूसरों से इंटरेक्ट करेंगे। अगर दूसरे वाला मुझे लगता है कि सामने वाला जो एम्प्लॉय है या मेरा कलीग है वो अच्छा है या फिर मुझसे सीनियर है, क्या है, तो उसके बेसिस पर हम लोग किस तरीके से उन लोगों को परसीव करें, उसके बेसिस पर ये रिलेशंस और रिएक्शंस हमारे होते हैं। और ये जो वर्क प्लेस पर एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे अंडरलाइन फैक्टर्स होते हैं जिसमें वर्क करते हैं। कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स हमारे बन जाते हैं, कुछ फॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट करे जाते हैं, और तो बहुत सारे डिफरेंट डायनेमिक्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। डिफरेंट डायनेमिक्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे ग्रुप बनता कैसे है, ग्रुप में ग्रुप थिंक किसे कहते हैं, ये वैसे हमने ग्रुप थिंक, ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ हमने 107 में कवर कर ली थी। उसको दोबारा से बस ब्रीफ में हमें समझना है, और अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है तो आपको 107 के चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप 107 अच्छे से करते हैं तो आपके लिए 110 काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो ग्रुप डायनेमिक्स में सबसे पहले आता है हमारे पास ग्रुप फॉर्मेशन, जो सबसे बेसिक चीज़ है कि ग्रुप बनता किस तरीके से, ग्रुप फॉर्म कैसे होता है। तो इसमें हमारे पास 5 स्टेज मॉडल दिया गया है, टकमैन का 5 स्टेज मॉडल, कि सबसे पहले फॉर्मिंग होती है। ठीक है, कि सबसे पहले अगर वर्क सेटिंग में है तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है कि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करा जाता है। तो फर्स्ट स्टेज होती है कि ग्रुप के लिए मेंबर्स को ढूंढना, रिक्रूट करना। तो फॉर्मिंग की मेंबर्स ढूंढे जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट हो रही है। सेकंड होता है स्टॉर्मिंग, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ एंड एड्रेसिंग कन्फ्लिक्ट्स, कि सब मिल करके डिसाइड करें कि अच्छा हमारी टीम बन चुकी है, अब हम लोग को करना क्या है, नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, कौन सा प्रोजेक्ट हमें करना है, किस तरीके से उसको करना है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है हमारी सेकंड स्टेज में। तो पहला हो गया फॉर्मिंग, सेकंड हो गया स्टॉर्मिंग, थर्ड होता है नॉर्मिंग, कि अच्छा हमें ये पता है हमें कौन सा प्रोजेक्ट करना है, अब हम नॉर्म्स और रोल्स को एस्टैब्लिश करते हैं कि अच्छा ये प्रोजेक्ट को करने के लिए टीम लीडर कौन बनेगा, किसका काम होगा मैनेजमेंट संभालना, किसका काम होगा मार्केटिंग करना, किसका काम होगा सेल्स का करना, ठीक है, सेल्स की सारी चीज़ें देखनी। तो ये अलग अलग रोल्स सबको बताए जाते हैं, पहले से क्लैरिटी होती है रोल में, ताकि कोई एक दूसरे का काम में टांग ना अड़ाए, कोई प्रॉब्लम किसी को क्रिएट ना हो, सबको पता कि किसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये नॉर्मिंग्स होती है, नॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप को फॉर्म करा जाता है, यानी कि टीम को फॉर्म करा जाता है। सेकंड, हम आइडियाज़ लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, मिलकर के बैठते हैं सारी टीम कि हमें क्या करना है। फिर थर्ड स्टेज पे आती है नॉर्मिंग, कि किसको क्या क्या काम करना है, किसकी बातें सुननी है, किसको ऑर्डर्स देने हैं, लीडर कौन है, सारी चीज़ें तय होती हैं। वो हो गई नॉर्मिंग। फिर है फोर्थ, इसमें आता है परफॉर्मिंग, कि सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, अब हम क्या करेंगे कि उसे अप्लाई कर देंगे, कि अब हमें परफॉर्म करना है, अपना टास्क कंप्लीट करना है, अपने गोल को अचीव करना है, वर्क करना है अपने गोल्स के टुवर्ड्स। वो हो गया परफॉर्मिंग। और लास्ट होता है एडजरिंग, कि कुछ ऐसी टीम्स होती हैं जब काम पूरा हो जाता है, अपना गोल अचीव हो जाता है, तो वहाँ पर वो खत्म हो जाती है। स्पेशली हम लोग जब वर्क सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट में जब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए अगर कोई टीम बनाई गई थी, तो जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है तो टीम क्या होती है, डिसबैंड हो जाती है। टीम क्या होती है, डिसबैंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर नए प्रोजेक्ट के लिए कोई नई टीम बन सकती है। तो ये 5 स्टेज हमें बताई गई थी ग्रुप फॉर्मेशन की। नेक्स्ट है इसमें ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक का मतलब होता है कि एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है ग्रुप थिंक, जिसमें क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब हर बार सिर्फ हाँ में हाँ करे जाते हैं। ये लीडर ने जो भी बात बोल दी है बस उसमें हाँ में हाँ करे जाना है, या फिर टीम में अगर लीडर नहीं है तो जो दूसरी टीम के मेंबर्स बोल रहे हैं हम उनको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं है। हम अगर किसी बात से अग्री करते भी नहीं हैं फिर भी हम ग्रुप को बनाए रखने के लिए, कोहेसिवनेस बनाए रखने के लिए, उस ग्रुप में बने रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सामने वाला बोल रहे हैं उसकी हाँ में हाँ करे जा रहे हैं। तो एक तरीके से हम लोग किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म, किसी भी तरह की हेल्दी डिस्कशन तो नहीं हो पा रही है वहाँ पर। उससे कहा जाता है ग्रुप थिंक, कि जब पूरा ग्रुप एक ही चीज़ सोचे जा रहा है, कोई नया क्रिएटिव आइडिया नहीं आ रहा है, कोई इनोवेशन नहीं हो रही है, बस जो सब लोग को सही लगता है बस वही करते जा रहे हैं, कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। अगर आप कुछ गलती कर रहे हो, कोई आपको वो गलती बताएगा नहीं कि आपकी क्या गलती, तो आपसे सुधार कैसे पाएंगे। तो वो चीज़ होती है ग्रुप थिंक, जिसकी वजह से कोई भी न्यू आइडिया, कोई भी कुछ भी क्रिएटिव नहीं हो पाता, और कभी कभी डिसीजन मेकिंग में भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, फिर पुअर डिसीजंस लिए जाते हैं। और ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ हार्मनी बनाने के लिए। लगता है कि शायद अगर मैंने ये बात बोल दी कि मुझे आइडिया अच्छा नहीं लग रहा, तो शायद ग्रुप की हार्मनी खराब हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कंफ्लिक्ट आ जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के चक्कर में जो सामने वाला बोल रहे हैं उसमें हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं, उससे ग्रुप थिंक कहा जाता है। ये एक डायनेमिक आता है। नेक्स्ट आता है इसमें ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ इंक्रीज़ हो जाना,
ठीक है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाना। कि अगर आपने सोचा था कोई नए प्रोजेक्ट में, अगर आपने सोचा था कि हम इसमें 1 लाख रुपए लगाएंगे, तो जब आप पूरे ग्रुप के साथ, टीम के साथ बैठ करके बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो हो सकता है कि 2 लाख या फिर 5 लाख पे चला जाए। उसे ग्रुप पोलराइजेशन कहा जा रहा है। या फिर अगर आपने सोचा था कि हम खर्चा जो है कम से कम करेंगे, तो जब आपने अकेले ये बात सोची तो आपने एक लिमिटेड सोच रखा था कि कितना कम होना चाहिए, फिर जब अपने ग्रुप के साथ बैठते हैं तो वो और कम हो गया, उससे ग्रुप पोलराइजेशन बोला जाता है। कि जो भी आपका इनिशियल ओपिनियन था वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, एक्सट्रीम पर चला जाता है, मॉडरेट से एक्सट्रीम पर चला जाता है। कि अगर आपने सोचा कि मैं अकेले शॉपिंग करूँगी, जब आप अकेले शॉपिंग करने पर जाते हैं तब खर्चा बेशक लिमिटेड हो सकता है, लेकिन जब अपने फ्रेंड्स के साथ जब शॉपिंग करने जाते हैं तो खर्चा और ज़्यादा हो जाता है। फिर बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं, पूरी फैमिली जाती है, तो और ज़्यादा खर्चा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ हो जाते हैं। तो वो हो गया ग्रुप पोलराइजेशन, कि आपका इनिशियल जो डिसीजन था, ओपिनियन था, वो एक्सट्रीम पे चला जाता है जब पूरे ग्रुप से वो डिस्कशन होता है। तो ये पूरे ग्रुप मेंबर्स की टेंडेंसी होती है कि बहुत एक्सट्रीम पे चले जाना कभी कभी। वो हो गया ग्रुप पोलराइजेशन। तो हमने ग्रुप फॉर्मिंग पढ़ा, ग्रुप थिंक पढ़ा, ग्रुप थिंक क्या होता है, ग्रुप पोलराइजेशन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि जब पूरे ग्रुप के हर मेंबर्स मिलकर के कोई डिसीजन लेते हैं, उसे ग्रुप डिसीजन मेकिंग कहा जा रहा है। और ये कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर को इनपुट लेना, उनका ओपिनियन लेना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। या फिर सबको सर्व करना, सबके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करना, या फिर सबको एक्सेप्ट कर लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ग्रुप डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि हम सबसे उनका इनपुट ले, सबसे उनका ओपिनियन ले, किसी डिसीजन को लेने से पहले सबके पास इक्वल चांसेस हों कि वो अपनी बात कह सकते हैं, और सबका सोच समझ करके फिर मिल करके एक डिसीजन लिया जाता है। उसे ग्रुप डिसीजन मेकिंग, उस प्रोसेस को कहा जा रहा है। एक इफेक्टिव ग्रुप डिसीजन मेकिंग वो होती है जहाँ पर सभी काम को, ठीक है, पूरी प्रोसेस को छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर उसके लिए वोटिंग होती है, अलग अलग तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा कि जो छोटी छोटी टीम्स होंगी वो अलग अलग पार्ट्स पे वर्क करेंगी, कि कोई प्रोडक्ट पे, कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट की फिर दूसरी टीम होगी वो प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर काम कर रही है, फिर कोई लेबलिंग के ऊपर काम कर रहा है, कोई किसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो ये अलग अलग सबकी टीम्स, एक ही काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब टीम्स बनाए जा सकते हैं, और सभी टीम के मेंबर्स का एक थोड़ा बहुत ओपिनियन लिया जाता है, ताकि एक सभी लोग जो है एक ही डायरेक्शन में चले, सबको पता हो कि क्या करना है। इसकी वजह से इनोवेशन भी मिलती है, कि सबका इतने सारे लोग मिलकर के अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ देते हैं, तो बहुत ही ईजी हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, सबका इनपुट रहता है। और कोई भी ये नहीं सोचता कि भाई हमारा तो कोई इनपुट है ही नहीं इधर, कि हमारी तो ओपिनियंस की कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ फील नहीं होती। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग हो गया कि जब सारे मेंबर्स मिलजुल करके कोई डिसीजन लेते हैं, उस प्रोसेस को डिसीजन मेकिंग, ग्रुप डिसीजन मेकिंग कहा जा रहा है। फिर है इसमें ग्रुप कोहेजन। ग्रुप कोहेजन है कि जब टीम के मेंबर्स एक साथ, ग्रुप के मेंबर्स, टीम्स के मेंबर्स एक साथ रहना चाहते हैं, जब वो बॉन्डिंग फील करते हैं, उसे कोहेजन कहा जाता है, फिर कोहेसिवनेस कहा जाता है। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि जब आप अपनी टीम से अपनापन फील करते हैं, एक बॉन्डिंग, ठीक है, एक रिलेशनशिप फील करते हैं, बिलोंगिंगनेस फील करते हैं, तो आप उस टीम में बने रहना चाहते हैं, आप उसको छोड़ के नहीं जाएंगे, आप ज़्यादा कमिटेड होते हैं, आप अपना काम ईमानदारी से या फिर बहुत ही दिल लगा के करते हैं, उसे ग्रुप कोहेजन कहा जाता है। और इसके काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं, कंपनी को फ़ायदे होते हैं कि टीम में लोग बने रहेंगे, कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे, अपना काम और ज़्यादा अच्छे से करेंगे, अपना 100% देंगे, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। तो उसे ग्रुप कोहेजन कहा जाता है, कि द डिग्री ऑफ बॉन्डिंग अमंग ग्रुप मेंबर्स, कि ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से कितनी बॉन्डिंग फील करते हैं, या फिर पूरी टीम से कितनी बॉन्डिंग फील करते हैं, तो वो हो गया ग्रुप कोहेजन। फिर है पावर डायनेमिक्स। पावर डायनेमिक्स का क्या मतलब है कि जो लीडरशिप है, जो पावर है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन एक हायरार्की में बनी हुई होती है, कि सबसे ज़्यादा जो पावर्स हैं डिसीजंस लेने की या कोई भी काम को एक्सेप्ट करने की, ठीक है, वो किसके पास होती है, कंपनी के मालिक के पास हो सकती है, सीईओ के पास हो सकती है, फिर उसके बाद मैनेजर आ सकता है, फिर जो किसी टीम का लीडर आ सकता है, मैनेजर आ सकता है, फिर उसके बाद एम्प्लॉइज़ आ सकते हैं। तो ऐसे एक हायरार्की बनी होती है कि सबसे ज़्यादा पावर किसी के पास होगी। इसकी वजह से होता क्या है, पावर डायनेमिक का रोल क्या है, ये पावर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट क्यों करा जाता है, ताकि सबको अपना काम पता रहे कि किसको क्या करना है। जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सबको पता रहे कि हमारे क्या रोल है, हम कितना काम कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए हमें अपने सीनियर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये सबको क्लियर रहता है। और सारी पावर्स एक ही जने के हाथ में नहीं रहती है, डिफरेंट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। वो पावर डायनेमिक्स इधर देखे जाते हैं। इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, और ये जितने भी हमने डायनेमिक्स पढ़े हैं, ग्रुप डायनेमिक्स, इसका ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, कि एक हमारा गोल रहता है, कि यूनिफाइड गोल रहता है, कि सभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करती है एक अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। कलेक्टिव गोल होता है वो हमारा, कि सब मिलकर के एक गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। सबका इंडिविजुअल कोई अचीवमेंट नहीं है, सबकी मिलकर के अचीवमेंट है। मेंटेनिंग बैलेंस, अब ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना पड़ता है कि इस चीज़ में बैलेंस रखना पड़ता है। जितनी भी हमने डायनेमिक्स पढ़े हैं, ग्रुप डायनेमिक्स, इसमें कहीं ना कहीं बैलेंस बना के रखना पड़ता है। जैसे कोहेजन है तो मॉडरेट कोहेजन होना चाहिए, राइट, कि अगर कोहेजन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा तो उसकी वजह से ग्रुप थिंक हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोहेजन है बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है, तो क्या करेंगे कि कोई भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा एक दूसरे को,
कोई भी एक दूसरे को ये नहीं बोल पाएगा कि अरे नहीं मैं तुम्हारे आइडिया से अग्री नहीं करती। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी इनोवेटिव आइडिया नहीं आएगा, आप अपनी बात कभी बोल नहीं पाएंगे, जिसे हम ग्रुप थिंक भी कहते हैं कि जो दूसरे मेंबर्स बोल रहे हैं वही करते जाना है ताकि हार्मनी बनी रहे, ग्रुप यूनाइटेड रहे। तो टू मच ऑफ कोहेसिवनेस कैन लीड टू ग्रुप थिंक, तो वो चीज़ में नहीं होनी चाहिए। एक मॉडरेट लेवल पर सारी चीज़ें, सारे ग्रुप डायनेमिक्स बने रहने चाहिए। तो ये हो गए ग्रुप डायनेमिक्स जो हमने पढ़े वर्क सेटिंग में जो आते हैं। अब लास्ट इसमें टॉपिक आ जाता है हमारा कन्फ्लिक्ट इन वर्क सेटिंग्स, कि जब वर्क सेटिंग पर जब इतने सारे लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। अब कन्फ्लिक्ट अराइज कब होता है? जब इंडिविजुअल्स परसीव इनकम्पैटिबिलिटी इन इंटरेस्ट, कि मेरे को तो कुछ और काम करना है, जो कंपनी का गोल है उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे अपनी इंडिविजुअल जो मेरा गोल है मुझे वो अचीव करना है, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट आता है। जब हम एक दूसरे को, दूसरे एम्प्लॉयज़ को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को या दूसरे मेंबर्स को हम गलत तरीके से परसीव करते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, या फिर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ का जैसे मैनेज नहीं कर पा रही है, मैनेजमेंट की वजह से, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कन्फ्लिक्ट के। एक हेल्दी डिसएग्रीमेंट होना ज़रूरी है मेंबर्स के बीच में, ताकि सब जो है सही डायरेक्शन में जा सके, पुअर डिसीजन मेकिंग ना हो पाए। इसके लिए एक हेल्दी डिसएग्रीमेंट मेंबर्स का होना ज़रूरी है ताकि डिफरेंट ओपिनियंस, डाइवर्स ओपिनियंस हमें मिल सके। इसकी वजह से डिबेट हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से कोई भी पुअर डिसीजन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ओपिनियन ले रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और कोई आपसे डिसएग्री कर रहा है तो आप पहले उसकी सुनोगे बात कि भाई क्यों डिसएग्री कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस आइडिया को। तो फिर उनका ओपिनियन मिलता है, बहुत सारे लोगों का मिलजुल करके ओपिनियन मिलता है, जिससे कि हेल्दी डिसीजन मेकिंग हो सकती है। लेकिन इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट भी आ सकता है जब कोई आपकी बातों से डिसएग्री कर रहा है या फिर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो हेल्दी डिसएग्रीमेंट ज़रूरी है, विच कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट समटाइम्स। कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट, अब यहाँ पे 2 तरीके के कॉजेज बताए गए हैं जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट आता है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल कोज, कि जब ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कोई कोज आता है। दूसरा है इंटरपर्सनल फैक्टर्स, कि एम्प्लॉयज़ के बीच में जब कोई डिस्प्यूट हो गया उसकी वजह से जो है कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल कोज में है पावर डिस्पैरिटी एंड रोल एम्बिगिटी, कि जो पावर है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा गया है। डिफरेंसेस है पावर में, कि मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको हर चीज़ जो है पहले किसी से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर अपना काम करना पड़ता है। उन्हें ऑटोनॉमी नहीं मिल पा रही कि हम अपना काम जितना भी है वो हम अपने तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोनॉमी उन्हें नहीं मिल पाती। पावर और डिस्पैरिटी की सारी जो पावर्स हैं, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में सारी पावर सिर्फ और सिर्फ मेल एम्प्लॉयज़ को दी गई हैं, तो जो फीमेल्स हैं उनकी तरफ से कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा कि सारी जो पावर्स हैं वो सिर्फ मेल एम्प्लॉयज़ को क्यों दी गई है, हमें क्यों नहीं दी गई है। तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ सकती है। ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोज आया है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रॉब्लम आई है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कोज हो गया, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। सेकंड है रोल एम्बिगिटी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लोगों के, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास काम कर रहे हैं, उन लोगों के रोल को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। किसी को पता ही नहीं है कि उसे काम क्या करना है। अच्छा, ये वाला काम मेरे एरिया में आता है, या फिर ये दूसरे एरिया का काम है, ठीक है, दूसरी टीम का काम है, या फिर ये सीनियर्स का काम है, या फिर ये जो न्यू जूनियर्स आए हैं उनका काम है। रोल क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाते। कोई हो सकता है 3 से 4 जने एक ही काम कर रहे हैं, और एक काम है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसे कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि किसको क्या काम करना है, क्या किसका रोल है, लीडर का क्या रोल है, सुपरविजन किसे करनी है, कोई समझ में नहीं आ रहा है किसी को। तो उसकी वजह से भी ये जो कोज है ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आता है, तो वो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल कोज, जिसमें पावर डिस्पैरिटी और रोल एम्बिगिटी आता है। नेक्स्ट है इसमें इंटरपर्सनल फैक्टर्स। इंटरपर्सनल फैक्टर्स में है हमारा इंटरपर्सनल, जैसे कि इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा लोग जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इंटरपर्सनल फैक्टर्स में लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अपने सीनियर से या फिर एम्प्लॉइज से या फिर आसपास के साथ के कलीग्स से। नेगेटिव एटीट्यूड, कि जब आपने किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से अपना नेगेटिव एटीट्यूड बना रखा है, जो है प्रीजुडिस या फिर डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, उसकी वजह से भी टेंशन या फिर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। इनइक्वालिटी की वजह से, कि कोई आपको इक्वली नहीं परसीव कर रहा है, या फिर आपको जो है काम इक्वली नहीं दिया जा रहा है, किसी और दूसरे एम्प्लॉय को तो ज़्यादा छुट्टियां मिल रही हैं, आपको नहीं मिल रही हैं, तो उसकी वजह से भी आपको क्या होते हैं कि इंटरपर्सनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो ये कुछ कॉजेज थे किसके कन्फ्लिक्ट के, 2 कॉजेज हमने पढ़े। ऑर्गेनाइजेशनल की वजह से कॉज आता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉज, और सेकंड हो गया क्या, इंटरपर्सनल फैक्टर्स। अब इसमें है टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि कन्फ्लिक्ट 3 तरीके के हो सकते हैं। बिटवीन कोवर्कर्स, कि कोवर्कर्स के आपस में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, की सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। एंड मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियंस, की जो पूरी यूनियन है, ठीक है, ट्रेड यूनियन या फिर मैनेजमेंट के बीच में क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। डिसएग्रीमेंट ओवर पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस कैन कॉज कन्फ्लिक्ट। तो ये 3 तरीके के कन्फ्लिक्ट बताए गए हैं कि इन 3 लेवल्स पे या फिर 3 टाइप्स से कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। अब हमने कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिसके थ्रू हम इस कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। पहला इसमें बार्गेनिंग में आ गया कि भाई एक्सचेंज ऑफर्स के, अच्छा तुम्हें ये चाहिए, किसी और पर्सन को कुछ और चाहिए, तो तुम एक्सचेंज कर सकते हो। अब इसमें भी 2 टाइप्स आ जाते हैं बार्गेनिंग में, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में क्या होगा कि एक पार्टी तो जीत जाएगी, ठीक है, 2 अगर जने हैं जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, या मान लो जो ऑर्गेनाइजेशन है और कोवर्कर्स, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ।
अब बार्गेनिंग वाला मेथड अगर हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जीत गई, उसको जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, और जो दूसरी पार्टी थी यानी कि जो एम्प्लॉयज़ थे वो हार गए। तो ये चीज़ हो सकती है। फिर है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इसमें क्या हो सकता है कि दोनों पार्टी जीत जाए, कि अच्छा एम्प्लॉयज़ का चाहिए था कि उनकी जो उनकी इंक्रीमेंट करी जानी चाहिए, ठीक है, पैसे बढ़ने चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ने बोला ठीक है कि हम वर्किंग आवर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, वर्किंग आवर, या फिर आपको इस बार बोनस थोड़ा सा लेट मिलेगा, बट आपकी जो सैलरी है उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो दोनों पार्टीज़ कहीं ना कहीं जीत गई। तो ये बार्गेनिंग हो गया। सेकेंड इसमें मेथड आ जाता है सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। सेकेंड मेथड है सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स में क्या हो गया, अगर हम पहले वाला एग्जाम्पल लें कि एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो और ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को कर नहीं रही है, तो यहाँ पे अगर हम सुपर ऑर्डिनेट गोल्स का मेथड यूज़ करें तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन कि वो एम्प्लॉयज़ को बोले कि अच्छा ठीक है, हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट है, अगर और ये हमारा गोल है, अगर ये गोल अचीव हो जाता है तो इसका जो शेयर होगा इस प्रॉफिट का उतना शेयर आपको मिलेगा और आधा शेयर हमारा होगा। इस तरीके से अगर वो करते हैं तो सुपर ऑर्डिनेट गोल्स कि हम सब ने मिलकर के एक सुपीरियर गोल जो हमारे इंडिविजुअल गोल से अलग है, एक सुपीरियर गोल हमने बना दिया कि अगर हम लोग मिलकर के इसको अचीव कर लेते हैं, कॉमन गोल हमने रख दिया जिससे हमारी कंपनी का भी नाम होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। तो अगर ये अचीव हो जाता है तो हम सबको फ़ायदा होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब एक कॉमन गोल हमने अचीव कर लिया कि हमें मिलकर के इसे अचीव करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। एक सुपर ऑर्डिनेट गोल के इंडिविजुअल गोल के बजाय हम लोग एक कॉमन गोल रखते हैं, इसको अचीव करते हैं, और जब ये अचीव हो जाएगा तो हम सबके गोल्स जो हैं इंडिविजुअली वो भी अचीव हो जाएंगे। लास्ट है इसमें इनकम्पैटिबिलिटी रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी में कि अगर एम्प्लॉयज़ जो है उनमें एग्रेशन आ गया है, ठीक है, या फिर जो एम्प्लॉयज़ आपस में उनमें एग्रेशन आ गया है, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन कि वो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है जो कि उस एग्रेशन से बिल्कुल ऑपोजिट हो, ठीक है, इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स हो। फॉर एग्जांपल कि जब भी लड़ाई करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा मैं 4 बातें चिल्ला करके बोलूँगी तो सामने वाला भी चिल्ला करके सामने जो है ऐसे सब उल्टा सीधा मुझे कुछ बोलेगा। लेकिन अगर मैं किसी से लड़ करके बात कर रही हूँ, सामने वाला और ज़्यादा पोलाइटली मेरे से बात करे, तो धीरे धीरे मेरा गुस्सा भी शांत हो जाएगा, मेरे पास कोई रीज़न बचेगा नहीं बहस करने का, मतलब मैं किस रीज़न पर बहस करूँ मुझे वो भी समझ में नहीं आएगा। तो वो स्ट्रैटेजी भी इधर अप्लाई करी जा सकती है कि अगर एम्प्लॉयज़ में एग्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, कुछ स्टैंड अप कॉमेडी इवेंट या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करवा सकती है जिसकी वजह से उन्हें एग्रेशन या फिर जो भी नेगेटिव इमोशन है उससे अपोजिट कुछ इमोशन वो फील कर सकें या फिर एक्सपीरियंस कर सकें, जिसकी वजह से उनका एग्रेशन कम हो जाएगा कन्फ्लिक्ट्स के टाइम पर, और उनको कुछ पॉजिटिव इमोशंस आएंगे। और उस टाइम पे जब पॉजिटिव इमोशन हमारे होते हैं तो कोई हमें अगर कोई अच्छी बात या फिर कुछ ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी भी यूज़ करी जा सकती है कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज हमने पढ़ी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की, बार्गेनिंग, सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, एंड लास्ट है इनकम्पैटिबिलिटी रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी। तो इस तीनों स्ट्रैटेजीज में से कोई भी स्ट्रैटेजीज, वैसे और भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, अगर आपको कोई और स्ट्रैटेजी आपको पता चलती है, फिर आपको याद है, पता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी ये स्ट्रैटेजीज लिखी जा सकती हैं। और लास्ट में इसमें लिखा है कि क्या रोल होता है सोशल साइकोलॉजी का वर्क सेटिंग में। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है कि जो ग्रुप डायनेमिक्स है इनको समझना, ठीक है, इंटरवेंशंस बनाना, वर्कशॉप्स क्रिएट करना कि जो है रिक्रूटमेंट किस तरीके से करी जा सकती है, जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हमने पढ़े उनको कैसे अप्लाई करा जा सकता है वर्क सेटिंग में, उसके लिए कुछ वर्कशॉप्स या फिर कुछ ऐसे इंटरवेंशंस को अप्लाई करना ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजोल्व हो सके और ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। और इसी के साथ हमारी यूनिट 10 BPCC 110 की यूनिट 10 कंप्लीट हो गई है। हमने इसके सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सोशल परसेप्शन इन वर्क सेटिंग, एप्लीकेशन ऑफ सोशल लर्निंग थियरी इन वर्क सेटिंग, वर्क मोटिवेशन क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन, ग्रुप डायनेमिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क सेटिंग्स। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।